इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देते हैं 25 जून 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष के ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन के लिए 2029 मिशन के लिए चुने गए हैं। कौन चुना गया है इसके लिए? ए डांगेटी जहानवी, बी रितु करिधाल, सी शिरीषा बंदला या डी राकेश शर्मा। इसको चुना गया है ये 2029 के मिशन के लिए, क्या पोर्ट स्पेस स्टेशन 2029 के लिए। किसके लिए? टाइटन के ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन 2029 के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम है डांगेटी जहानवी, डांगेटी जहानवी। आंध्र प्रदेश के, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के रहने वाले, आंध्र प्रदेश के पल्लाकोल्लू जगह है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले डांगेटी जहानवी ने नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। उनकी इस उत्कृष्ट उपलब्धि ने उन्हें टाइटन के ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन, जो एक अग्रणी अंतरिक्ष और संरचना परियोजना है, 2029 के मिशन में जगह दिलाई। आप 2029 के मिशन में जगह दिलाई। जानवी की यात्रा भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा की वैश्विक मान्यता और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग में भारतीय पेशेवरों की बढ़ती भूमिका का प्रमाण है। इलेक्ट्रॉनिक्स और संरचना इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि और विदेश में रहने वाले अपने परिवार के सहयोग से उनकी कहानी अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य 2025 में घोषित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि SMR मिशन के तहत अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मेजबानी करने के लिए तैयार है? शुरू करने के लिए तैयार। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा या डी बिहार। ये कौन सा? ये बिहार है। 25 जून 2025 को केंद्र सरकार ने घोषणा की कि बिहार उन पहले 6 भारतीय राज्यों में शामिल होगा। या 6 भारतीय राज्यों में शामिल होगा जिन्हें 20,000 करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिले। ठीक है, यह संयंत्र लघु मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक पर आधारित होगा, जो पारंपरिक परमाणु संयंत्रों का एक सुरक्षित, स्केलेबल और अधिक अनुकूलनीय विकल्प प्रदान करेगा। यह निर्णय बिहार में लगातार बिजली की कमी और बुनियादी ढांचे की सीमाओं को देखते हुए लिया गया है और उम्मीद है कि नई सुविधा राज्य के ग्रिड को मजबूत करेगी, औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देगी और दीर्घकालिक विकास को गति देगी। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख बैटरी ऊर्जा भंडार परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिससे बिहार की ऊर्जा लचीलेपन की ओर बदलाव को बल मिलेगा। अगला प्रश्न है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? ए 5.9%, बी 6.2%, सी 6.5% या डी 6.8%। ये संशोधित GDP पूर्वानुमान कितना है? 6.5%। किसके द्वारा? S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा 2026 वर्ष के लिए। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP वृद्धि अनुमान को संशोधित कर 6.5 कर दिया है, जो देश के आर्थिक बुनियादी ढांचे में मजबूत विश्वास को दर्शाता है। इस उन्नत अनुमान को कई अनुकूल परिस्थितियों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें सामान्य मानसून की उम्मीद भी शामिल है, जो कृषि उत्पादकता और ग्रामीण मांग के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कम कीमतों से भारत के आयात प्रधान ऊर्जा क्षेत्र को लागत कम करने और मुद्रास्फीति कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित मौद्रिक नीति में ढील और आयकर में रियायतों से भी
निवेश और उपभोग को बढ़ावा मिलने का उम्मीद है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का भविष्य मजबूत बना हुआ है। अगला प्रश्न है, नाविक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 18 मई को, बी 25 जून को, सी 11 जुलाई को, या डी 5 अगस्त को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जून को। नाविक दिवस हर साल 25 जून को वैश्विक व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था के संचालन में नाविकों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 2025 में इस विषय का मुख्य उद्देश्य मेरा उत्पीड़न मुक्त जहाज अभियान पर केंद्रित था, जिसमें समुद्र में उत्पीड़न और बदमाशी को समाप्त करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO ने इस अभियान का नेतृत्व किया और जहाजों पर सुरक्षित और अधिक सम्मानजनक कार्य वातावरण की वकालत की। इस दिवस का उद्देश्य समानता, सम्मान और मानसिक कल्याण की समुद्री संस्कृति को बढ़ावा देना है और जहाज पर जीवन और नेतृत्व प्रथाओं में व्यवस्थित बदलाव का आह्वान करना। अगला प्रश्न है, बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध को चुनौती देते हुए किस भारतीय राज्य में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, या डी केरल। वहां पे याचिका दायर की गई, कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय में 2 बाइक मालिकों द्वारा दायर याचिका में राज्य में बाइक टैक्सियों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने वाले फैसले को चुनौती दी गई। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह का प्रतिबंध उनके मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से व्यवसाय करने के अधिकार और बस, मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन विकल्पों के बजाय बाइक टैक्सियों को परिवहन के साधन के रूप में चुनने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यह कानूनी मदद उभरती परिवहन सेवाओं के संदर्भ में नियामक नियंत्रण और संवैधानिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन बनाने को लेकर कर्नाटक में चल रही बहस को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने EMM नेगेटिव नामक एक नए रक्त प्रकार की खोज की, जिससे गुआदा नेगेटिव के नाम से भी जाना जाता है? कैसे? गुआदा नेगेटिव के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि EMM नेगेटिव। ए जर्मनी ने, बी फ्रांस ने, सी कनाडा ने, या डी इटली ने। इसकी खोज कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। फ्रांस की राष्ट्रीय रक्त एजेंसी एटेब्लिशमेंट फ्रांसेस डू सांग यानी कि EFS के वैज्ञानिकों ने EMM नेगेटिव नामक एक बिल्कुल नए रक्त समूह की खोज की है। EMM नेगेटिव नामक एक बिल्कुल नए रक्त समूह की खोज की है। इस नए प्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रक्त आधान सोसाइटी द्वारा आधिकारिक मान्यता दी गई है, इसका ISBT द्वारा। यह खोज ग्वाडेलोप की एक महिला में दुर्लभ रक्त समूह की पहचान के बाद की गई, जिसके कारण इसे बोलचाल की भाषा में गुआदा नेगेटिव नाम दिया गया। यह रक्त विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है और भविष्य में रक्त आदान और संगतता परीक्षण के लिए इसके महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने IAEA द्वारा आयोजित सबसे बड़े वैश्विक परमाणु आपातकालीन सिमुलेशन कोवैक्स 3 2025 की मेजबानी की? ए रोमानिया, बी ऑस्ट्रिया, सी कनाडा, या डी जापान। इसकी मेजबानी किसने की थी? ये रोमानिया ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा आयोजित सबसे व्यापक परमाणु आपातकालीन सिमुलेशन की मेजबानी की। सिमुलेशन का नाम क्या है? कोवैक्स 3। 36 घंटे का यह अभ्यास रोमानिया के सेर्नावोडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुई एक नकली दुर्घटना पर केंद्रित था और इसने रेडियोलॉजिकल आपदाओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और तत्परता का परीक्षण किया।
75 से अधिक देशों और 10 वैश्विक संगठनों ने इसमें भाग लिया, जिससे यह ऐतिहासिक और वास्तव में वैश्विक अभ्यास बन गया। इस आयोजन ने रोमानिया द्वारा पिछली बार इस तरह के सिमुलेशन की मेजबानी की 20वीं वर्षगांठ भी चिन्हित की, जिसने संभावित परमाणु दुर्घटनाओं के मद्देनजर वैश्विक परमाणु सुरक्षा मानकों और प्रभावी सीमा पर आपातकालीन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को और पुष्ट किया। अगला प्रश्न है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी? कौन है? ए क्रिस्टी कोवेंट्री, बी फातिमा समोरा, सी नवल एल मुतावक्किल, डी टेगला लोरूपे। कौन बनी है पहली महिला IOC की अध्यक्ष और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी है? कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री है जो ये बनी है। पहली क्या है? IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। 23 जून 2025 को क्रिस्टी कोवेंट्री ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया। 2 बागी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और जिम्बाब्वे की सबसे कुशल एथलीटों में से एक कोवेंट्री लंबे समय से खेल प्रशासन में सक्रिय रही हैं, जिसमें जिम्बाब्वे की युवा खेल कला और मनोरंजन मंत्री के रूप में कार्य करना भी शामिल है। उनके पदभार ग्रहण करने से IOC के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसने विविधता, समावेशिता और अखंडता पर केंद्रित एक नए दृष्टिकोण को उजागर किया। वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक ने 12 वर्षों के बाद पद छोड़ने के साथ कोवेंट्री का उदय है कि वैश्विक खेल प्रशासन में एक नीतिगत और सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है 25 जून 2025 को लॉन्च किए गए एक्सियोम 4 मिशन के पायलट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर काम करने वाले पहले भारतीय कौन बने? ए राकेश शर्मा, बी शुभांशु शुक्ला, सी राजीव जोशी या डी अनिल मेनन। तो इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। भारतीय वायुसेना के परीक्षण पायलट कौन है? परीक्षण ट्रेनीज है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 25 जून 2025 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम मिशन 4 का नेतृत्व करके इतिहास रच दिया। इस मिशन के साथ ही किसी भारतीय ने अंतरिक्ष में कदम रखा और पहली बार किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहकर प्रयोग किए। 2000 घंटे से ज्यादा के लड़ाकू उड़ान अनुभव 2000 घंटे से ज्यादा के लड़ाकू उड़ान अनुभव और व्यापक अंतरिक्ष यात्री परीक्षण के साथ शुक्ला 14 दिनों के मिशन के लिए एक विविध अंतर्राष्ट्रीय दल में शामिल हुए। उनकी यह भागीदारी वैश्विक अंतरिक्ष अभियानों में भारत की बढ़ती भागीदारी में एक मील का पत्थर है, जो देश के गगनयान कार्यक्रम को गति प्रदान कर रही है। अगला प्रश्न है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ अपने सहयोग को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पर विचार कर रहा है? ए इजराइल, बी टर्की, सी ईरान या डी सऊदी अरब। ये कौन सा देश है? ये देश है ईरान। ईरान अपनी संसद में एक विधेयक पर सक्रिय रूप से विचार विमर्श कर रहा है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के साथ अपने सहयोग को समाप्त करना है। यह कदम ईरान द्वारा एजेंसी की तटस्थता बनाए रखने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफलता के जवाब में उठाया गया है। अराकल हेवी वाटर रिएक्टर सुविधा पर हमले के बाद तनाव बढ़ गया, जिसका श्रेय ईरान इजराइल को देता है। तब से ईरान IAEA पर एक तटस्थ नियामक संस्था के बजाय एक राजनीतिक साधन के रूप में काम करने का आरोप लगाता रहा है। इस घटनाक्रम के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी और मध्य पूर्व में क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं?
अगला प्रश्न है, किस टेक कंपनी ने उन्नत खोज क्षमताओं के लिए जेमिनी 2.5 द्वारा संचालित एआई मोड भारत में लॉन्च किया? ए माइक्रोसॉफ्ट ने, बी अमेजन ने, सी ओपन ने या डी गूगल ने? किसने लॉन्च किया ये जेमिनी 2.5? ये गूगल ने। गूगल ने भारत में अपने कस्टम जेमिनी 2.5 मॉडल द्वारा संचालित एक परिवर्तनकारी एआई मोड पेश किया है। यह नया फीचर उपयोगकर्ताओं को जटिल, बहुविध और संवादात्मक क्वेरीज करने में सक्षम बनाकर खोज अनुभव को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बनाता है। क्वेरी फैन आउट तकनीक जैसे नवाचारों के साथ यह सिस्टम जटिल प्रश्नों को उप विषयों में विभाजित करता है और उन्हें समानांतर रूप से संसाधित करता है, जिससे अधिक सटीक और व्यापक परिणाम प्राप्त होते हैं। यह पारंपरिक कीवर्ड आधारित सर्च इंजनों की तुलना में एक बड़ी प्रगति है, जिससे उपयोगकर्ता अधिक स्वाभाविक और सहज तरीके से बातचीत कर सकते हैं। भारत में इसे लॉन्च करके गूगल वैश्विक तकनीकी नवाचार को आकार देने में देश की बढ़ती भूमिका पर जोर दे रहा है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में डिजिटल उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों का समर्थन करने के लिए विद्या शक्ति कार्यक्रम शुरू किए? ये तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी तेलंगाना? कौन सा है ये? कौन सा है ये? तेलंगाना है, सॉरी तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश, सॉरी ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सुधारात्मक शिक्षा के लिए तकनीक का लाभ उठाकर सहायता प्रदान करना है। यह कार्यक्रम गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों पर केंद्रित है और इसे हजारों जिला परिषद, सरकारी नगर पालिकाओं और आवासीय स्कूलों में लागू किया जा रहा है। स्कूल के बाद के सत्रों का आयोजन करके और विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करके इस पहल का उद्देश्य सीखने के परिणामों को बेहतर बनाना, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और नामांकन बढ़ाना है। यह प्रयास राज्य में समावेशी तकनीक संचालित शिक्षा सुधार की दिशा में एक व्यापक कदम को दर्शाता है, जो अन्य क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय मिसाल कायम करता है। अगला प्रश्न है, इफ्को किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक स्थापित संयंत्र कर रहा है? कहाँ पे संयंत्र स्थापित कर रहा है? ए अर्जेंटीना में, बी दक्षिण अफ्रीका में, सी इंडोनेशिया में या डी ब्राजील में? कहाँ पे इसको यस कर रहा है इसकी स्थापना क्या क्या? तो इसकी स्थापना कर रहा है कहाँ पे? ब्राजील में। ऑप्शन क्या है? डी। इफ्को ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित कर रहा है। भारत की अग्रणी सरकारी उर्वरक कंपनियों में से एक इफ्को नैनोफर्ट के साथ, क्या नाम है ये? नैनोफर्ट के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से ब्राजील में पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित कर रही है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य सालाना 45 लाख लीटर नैनो उर्वरक का उत्पादन करना, जिससे इफ्को की वैश्विक उपस्थिति बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। नैनो उर्वरक पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करते हुए फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार लाने की अपनी क्षमता के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं। एक प्रमुख कृषि महाशक्ति ब्राजील को चुनने से इफ्को को एक बड़े बाजार में प्रवेश करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा। थैंक यू जी, धन्यवाद।